टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया। ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार को भला कौन नहीं जानता। तू ज़मीं के लिए है ना आसमां। यूं तो उनकी मशहूर फिल्मों की लंबी लिस्ट है, लेकिन जिस फिल्म को हासिल महफिल कहा जा सकता है वो है मुग़ल-ए-आज़म। एक अज़ीमुश्शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज ज़िल्ले-इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की हद मुक़र्रर करनी होगी। करीब 1.5 दशक की कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष के बाद जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म दर्शकों के बीच ऐतिहासिक तौर पर ही लोकप्रिय भी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके प्रमोशन और प्रीमियर तक पर फिल्म के हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन मधुबाला में से कोई नहीं पहुंचा था। इतना ही नहीं, दिलीप साहब फिल्म के निर्देशक के आसिफ से इतने नाराज थे कि इस फिल्म के रिलीज होने के करीब 20 साल बाद तक इसे नहीं देखा था। क्या था पूरा माजरा, जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तारीख थी 5 अगस्त 1960, दिन था शुक्रवार। मुंबई के मराठा मंदिर में ऐतिहासिक फिल्म मुग़ल-ए-आज़म रिलीज होने वाली थी। देश विदेश के मेहमानों के साथ लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां मौजूद थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके प्रमोशन और प्रीमियर तक पर फिल्म के हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन मधुबाला में से कोई नहीं पहुंचा था। दिलीप साहब इस फिल्म के निर्देशक के आसिफ से इतने नाराज थे कि फिल्म रिलीज होने के करीब 20 साल बाद तक इसे देखा तक नहीं था। जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। मुग़ल-ए-आज़म को अब तक के इतिहास में सबसे खर्चीली फिल्म कहा जाता है। कैसे इस फिल्म को तैयार होने में इतने साल लग गए, इसके बारे में हम एक और वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी किस्सा उस नाराज़गी का जिसके कारण दिलीप कुमार न तो फिल्म के प्रमोशन या प्रीमियर पर आए और न उन्होंने 20 साल तक इसे देखने की जहमत उठाई। पूरे मामले को जानने के लिए आपको चलना होगा 40 के दशक की शुरुआत में। करीम आसिफ यानी के आसिफ वैसे तो उत्तर प्रदेश के इटावा में आसिफ करीम के नाम से टेलर मास्टर यानी दर्जी का काम करते थे, लेकिन उनके शौक बड़े रंगीले थे। उनके सगे बहनोई नज़ीर अहमद खान, जो उनके दूर के रिश्ते के मामा भी लगते थे, फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थे। 1930 से 1960 के दशक तक वो हिंदी उर्दू फिल्मों में एक्टर, डायरेक्टर व प्रोड्यूसर रहे। मैं तो कली को कली और फूल को फूल ही समझता हूँ, मगर आप लोग दुनिया भर की आंखों में धूल झोंकते फिरते हैं। ये वही नज़ीर खान थे जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे। खैर, ये परिचय इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता चल सके कि के आसिफ की पहुंच मुंबई में कितनी थी। वो इटावा से मुंबई आए तो पहले ही समझ गए थे कि उनकी शक्ल सूरत वाले शख्स को एक्टर बनने का मौका तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर उन्हें भा रहा था। उन्होंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर की बहुत पूछ होती है। नजीर साहब की सिफारिश पर एक प्रोड्यूसर के अब्दुल्ला की फिल्म फूल उन्होंने डायरेक्ट की। 1945 में रिलीज हुई इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, सुरैया और सितारा देवी जैसे कलाकारों ने भी अभिनय किया था। फिल्म चल निकली तो के आसिफ की धूम मच गई। इस बीच के आसिफ के घर में एक घटना घट चुकी थी। उनके बहनोई नजीर साहब ने मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी से ब्याह कर लिया। आसिफ साहब ने इसे अपनी बहन सिकंदरा बेगम की तौहीन समझी और अपनी फिल्म फूल की कलाकार सितारा देवी को लेकर दिल्ली चले गए। वहाँ जाकर दोनों ने शादी कर ली। के आसिफ साहब का घर भी बस गया और उनका बदला भी पूरा हो गया। उन दिनों मशहूर नाटकों पर फिल्म बनाने का प्रचलन था। 1922 के मशहूर नाटक अनारकली पर
2 फिल्में बन चुकी थीं जिन्होंने बढ़िया कारोबार भी किया था। के आसिफ का नज़रिया उस नाटक को लेकर कुछ और था। वो इसे पूरी मुगलिया आन बान और शान के साथ फिल्माकर एक सच्ची कहानी के तौर पर दिखाना चाहते थे। 1946 में प्रोड्यूसर सिराज अली हाकिम ने इस पर पैसा लगाने का भरोसा दिलाया और शूटिंग शुरू हो गई। तब इसमें दिलीप कुमार और मधुबाला आदि नहीं थे। इसे शुरू किया गया था वीना, नरगिस और चंद्रमोहन व सप्रू आदि कलाकारों के साथ। इसके फाइनेंसरों ने इस पर काफ़ी पैसा खर्च करने का बीड़ा भी उठाया था। फिल्म बन ही रही थी कि 1947 में देश का बंटवारा हो गया। उस वक्त के आसिफ तो यहीं रह गए, लेकिन कास्ट का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। फिल्म के प्रोड्यूसर शिराज भी पाकिस्तान चले गए। फिल्म की लगभग सारी तैयारी दोबारा से करनी पड़ी। नए फाइनेंसर शाहपुर जी पालन जी के मिलने पर फिल्म के हीरो के तौर पर रखा गया दिलीप कुमार को और हीरोइन यानी अनारकली की मुख्य भूमिका में आई मधुबाला। सपना सा देखा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। दिलीप साहब और के आसिफ में गहरी छन्ने लगी और दोनों खूब मौज मस्ती करते थे। कहते हैं दोनों फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों पर साथ साथ ही डोरे डालते थे। उन दिनों का एक किस्सा मशहूर है कि दिलीप कुमार की दिली तमन्ना तब की ड्रीम गर्ल मानी जाने वाली सुरैया के साथ काम करने की थी, लेकिन सुरैया थी कि उन्हें भाव ही नहीं दे रही थी। हालांकि दिलीप कुमार अपने ज़माने के सुपरस्टार स्थापित हो चुके थे, लेकिन सुरैया ने उनके साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि इस बेरुखी की एक वजह देव आनंद भी थे, जिनके सुरैया के साथ करीबी रिश्ते थे, लेकिन वो किस्सा अलग है। बहरहाल के आसिफ ने 1948-49 के दौरान एक फिल्म प्रोड्यूस की और उसमें सुरैया को तैयार कर लिया गया। चूँकि सुरैया के आसिफ के साथ फुल फिल्म में काम कर चुकी थी, इसलिए वो उनके साथ अगला प्रोजेक्ट करने को तैयार हो गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो पहले दृश्य में ही एक सीक्वेंस था जिसमें हीरोइन यानी सुरैया को सांप ने काट लिया और हीरो यानी दिलीप साहब मुंह से चूसकर जहर निकालते हैं। डायरेक्टर के मुताबिक सांप ने पंजे पर या एड़ी पर नहीं बल्कि घुटने के पास पिंडली पर काटा था। शूटिंग शुरू हुई तो पहले दिन कम से कम 10 रीटेक हुए, लेकिन शॉट ओके नहीं हुआ। ऐसा 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि लगातार 4 दिन हुआ। चौथे दिन तक सुरैया को भी समझ में आ गया कि ये सारी शरारत उनके साथ छेड़छाड़ के लिए की जा रही है। कहते हैं चौथे दिन दिलीप साहब ने जैसे सुरैया के पाँवों को हाथ लगाया, वैसे ही उन्होंने झटके से लात मारी और खड़ी होकर चल दी। इसी तरह के आसिफ की पत्नी सितारा देवी ने निगार सुल्ताना को सिफारिश कर फिल्म मुगले आजम में एक रोल दिलवाया, तो आसिफ मियाँ शूटिंग के दौरान उनसे आंखें चार कर बैठे। बात यहाँ तक आ गई कि दोनों ने शादी भी कर ली। निगार की एक शादी पहले भी हो चुकी थी, तब के मशहूर डायरेक्टर SM यूसुफ से, लेकिन देश विभाजन के दौरान वो पाकिस्तान चले गए थे। सितारा देवी ने खफा होकर के आसिफ से तलाक ले लिया। कहते हैं दिलीप कुमार ने भी उस वक्त के आसिफ का ही साथ दिया था। फिल्म में निगार सुल्ताना को बेहद अहम किरदार तो मिला ही, पूरी शूटिंग के दौरान उन्हें मिनी डायरेक्टर का दर्जा हासिल रहा। निगार जो चाहती थी सेट पर वही होता था। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे घड़ी भर। तो ऐसी थी दिलीप कुमार और के आसिफ की यारी। दोनों ने पूरी फिल्म में खूब मस्ती की। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच दूरी इसी फिल्म के दौरान बढ़ी। हालांकि दोनों में से किसी कलाकार ने ऑन स्क्रीन इस दूरी या तनाव को जाहिर नहीं होने दिया। फिल्म के क्लाइमैक्स में जहां मधुबाला और दिलीप कुमार के सबसे इंटीमेट दृश्य थे, उसकी शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। बेटे तू साहब क्या आया? उन्हें देख लेने दो। ये कनीज आपका फिराक बर्दाश्त कर सकती है, आपकी रुसवाई नहीं। फिल्म की शूटिंग सन 1960 तक चली और जब के आसिफ ने इंडस्ट्री में कलर फिल्मों का जलवा देखा तो कई रीलों को दोबारा शूट करने लगे। 4 रील की शूटिंग दोबारा कलर पर हुई भी, लेकिन तब तक मधुबाला की तबीयत बिगड़ने लगी और उनके पति किशोर कुमार साहब उन्हें इलाज के लिए लंदन ले गए।
इधर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों और निवेशकों का दबाव भी बढ़ने लगा तो के आसिफ ने फिल्म को रिलीज करने की तैयारी पूरी कर ली। अब बात दिलीप कुमार के परिवार की। 1 दर्जन भाई बहनों वाला दिलीप कुमार का परिवार काफ़ी लंबा चौड़ा था। वो 5 भाई थे और उनकी 7 बहनें थीं। सन 1950 में पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी दिलीप कुमार ने ही ले रखी थी और के आसिफ का उनके परिवार में बेरोक टोक आना जाना था। दिलीप कुमार की एक बहन अख्तर से के आसिफ की निकटता इतनी बढ़ गई कि दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। ये बात तब की है जब मुगल आजम रिलीज होने ही वाली थी। जब उनकी मर्जी के बगैर उनकी बहन अख्तर के आसिफ की तीसरी बीवी बन गई तो दिलीप कुमार को गहरा सदमा पहुंचा। कहते हैं कि उन्हें जब तक एहसास हुआ कि यह मौज मस्ती उन्हें कितनी महंगी पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिलीप कुमार ने उन दोनों से बातचीत तक बंद कर दी और तय किया कि प्रीमियर में जाना तो दूर, वो फिल्म मुगल आजम कभी देखेंगे भी नहीं। उधर निगार सुल्ताना ने इसे अपने साथ धोखा समझा और उन्होंने के आसिफ के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। मधुबाला पहले ही अपना इलाज कराने लंदन जा चुकी थीं। 5 अगस्त 1960 को फिल्म रिलीज हुई और इसके निवेशकों ने इसे खूब प्रमोट भी किया। नतीजा ये निकला कि प्रीमियर और प्रमोशन पर न हीरोइन पहुंची और न हीरो, लेकिन मुगल आजम सुपर डुपर हिट हो गई। हालांकि अख्तर बेगम ने के आसिफ को 1971 में हुई उनकी मौत तक साथ दिया। बहुत मनाने पर सन 1979 में दिलीप कुमार पहली बार इस फिल्म को देखने को राजी हुए। हालांकि जब उन्होंने इस फिल्म को देखा तो वो उन्हें काफ़ी पसंद आई। दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने यह फिल्म 114 बार देखी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। तो दोस्तों, आप बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर इस कहानी से जुड़ी कुछ और जानकारी आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।